नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश। तो गौर करें आज की खबरों पर। तो दिल्ली हाई कोर्ट में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड आरक्षित रखे जाने के मुद्दे पर अब सुनवाई 12 जनवरी तक के लिए टल गई है। दरअसल आज जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले में पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन नहीं आ सके। इसके जूनियर वकील ने बताया कि वे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे मामले की सुनवाई में व्यस्त है, इसलिए इस मामले में अगली तारीख दे दी जाए। तो हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अगली तारीख मांगे जाने का याचिकाकर्ता ने विरोध किया और कहा कि दिल्ली सरकार का इस मामले में कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल हर रोज दिल्ली सरकार के आईसीयू बेड को रिजर्व करने के नोटिफिकेशन के बाद से आर्थिक नुकसान झेलने को मजबूर है, जबकि सरकारी अस्पतालों में 2300 आईसीयू बेड अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो महाराष्ट्र के डीजीपी पद से रिटायर हुए डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने इस तरह के समर्थन के लिए पूरी पुलिस फोर्स को धन्यवाद दिया। सुबोध ने कहा कि पिछला पूरा साल कोविड-19 जैसी मुश्किलों का रहा। मुझे लगता है कि इस दौरान हमारी फोर्स ने शानदार काम किया था। हमने ऑपरेशंस के समय काफ़ी सारे सुधार किए, जो मुझे लगता है कि मेरे उत्तराधिकारी भी करेंगे। अब मैं केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली दूसरी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं और मैं अपनी तरफ से उसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। राज्य सरकार के दौरान मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। आपको बता दें कि फिलहाल वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत नागराले को पुलिस महानिदेशक यानी कि महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये नियुक्ति तब की गई थी जबकि सुबोध कुमार जायसवाल को सीआईएसएफ का नया डीजी बनाया जा रहा है। जायसवाल ने आगे कहा कि मैं इस नियुक्ति से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस आतंकियों और नक्सलवादियों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, तो हमें अपनी फोर्स को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो ऐसी हर समस्या से निपट सके और ऐसी हर समस्या का तेजी से जवाब दिया जा सके। तो बदायूं में 50 साल की महिला के साथ रेप की घटना हुई है। रेप पीड़िता की मौत के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने बदायूं पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए समय असमय महिला के अकेले जाने को लेकर सवाल भी उठा। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गर्मी हो रही है और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिला आयोग की सदस्य रेप के लिए पीड़िता को दोषी ठहरा रहा है। उन्होंने कहा कि बदायूं प्रशासन को ये चिंता है इस केस का सच सामने लाने वाली पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक कैसे हुई। प्रियंका गांधी ने कहा है कि याद रखा जाए कि इस समय एक और भयावह रेप के मामले मुरादाबाद की पीड़िता के मौत से जंग लड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि महिला इस प्रशासनिक प्रणाली को और इस बदजुबानी को माफ़ नहीं करेगी। गौरतलब है कि बदायूं में पूजा करने के नज़दीक के गांव स्थित मंदिर गई 50 साल की एक महिला के साथ रेप की घटना सामने आई थी और पीड़िता की बाद में मृत्यु हो गई। तो लश्कर तोयबा के ऑपरेशंस कमांडर आतंकी जकीर रहमान लखवी को पाकिस्तान में 15 साल की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में बीते दिनों ही लखवी को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसकी सजा का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जकीर रहमान लखवी साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। तो लाहौर में जकीर रहमान लखवी के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला भी दर्ज है। तो उस पर आरोप था कि डिस्पेंसरी के नाम पर पैसा इकट्ठा करता था और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करता था। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल नए आतंकियों को तैयार करने में किया जाता था। तो आपको बता दें कि जकीर रहमान लखवी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी आतंकी घोषित किया हुआ है, जो लंबे वक्त से गिरफ्तारी से बाहर था। लेकिन हाल ही में FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान ने उस पर एक्शन लिया और जेल में डाला। तो मुंबई में हुए आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद के साथ जकीर रहमान लखवी भी आरोपी हैं। इस मामले में उसे भी जेल हुई है, लेकिन 2015 से ही वे बेल पर बाहर आ गए थे और बीते दिनों हुई उसकी गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से भी संतोष जाहिर किया गया था। तो गौरतलब है कि जनवरी-फरवरी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होनी है और ये संस्था देशों को आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए पैसा देती है।
तो सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि जिन लोगों पर कोई भी ट्रायल चल रहा है उन्हें किसी राजनीतिक दल में कोई पद ना दिया जाए। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही याचिकाकर्ता को फटकार दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह सीधे आर्टिकल 19 पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता से ये भी पूछा कि वकील बनने से पहले वो क्या काम करते थे, तो आपको पीआईएल में अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। पेशे से बिजनेसमैन रहे वकील ने अदालत में कहा कि उसके पास लॉ की डिग्री है और उसने प्रैक्टिस भी की है। ऐसे में पीआईएल दाखिल करने के लिए उसका बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई और याचिकाकर्ता को उसका बैकग्राउंड जाहिर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। तो एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए शुक्रवार का दिन काफ़ी परेशानी वाला रहा। बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी देने के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के जरिए एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से भी कई सवाल पूछे। कंगना ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि उन्हें अपने विचार रखने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। उनकी बहन रंगोली पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। वे कहती है कि जब से मैंने देश के हित में बात की है, मेरा शोषण किया जा रहा है, गैरकानूनी के तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया और हंसने पर भी मेरे खिलाफ केस हुआ है। तो वहीं पेशी देने वाली बात पर भी कंगना बेफिक्र नजर आई थी और उनकी नज़रों में उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ हाजिरी देनी है और कैसे देनी है। उसके मुताबिक उन्हें इस देश में अपने परिवार और अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं करने दिए जा रहे हैं। इसके बारे में वे कहती है कि मैं देश की अदालत से पूछना चाहती हूँ, क्या ये मध्ययुग है जहाँ महिलाओं को जला दिया जाता है, जहाँ वो कुछ बोल भी नहीं सकती है और इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो के अंत में राष्ट्रहित में आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों से अपील की है कि वे सभी साथ आए और उसका विरोध करें। तो देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले चरण में ही सरकार ने 21,000 से 27,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। यही नहीं, 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने पर 56,000 से 72,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च टीम की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि पहले चरण में सरकार कुल 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में सरकार 50 करोड़ अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए फिर सरकार को 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए का खर्च करना होगा। तो गौरतलब है कि भारत में अब तक कुल 2 वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। पहली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, वहीं दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। तो देश में जल्द ही बड़े पैमाने पर टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है और शुक्रवार को देशव्यापी ड्राई रन हो रहा है। तो खबरों में आगे गौर करें, उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। Australian Premium Solar. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. सूर्य ऊर्जा रूफटॉप योजना सूर्य गुजरात राज्य सरकार દ્વારા રહેણાંકના વીજ ગ્રાહકોને સોલાર રૂફટોપ માટે 3 કિલોવોટની ક્ષમતા સુધી નિયત કરેલી કિંમત પર મળશે 40% સબસિડી તેમજ 3 કિલોવોટથી વધુ અને 10 કિલોવોટની ક્ષમતા સુધી 20% સુધીની સબસિડી સૂર્ય ઊર્જા અપનાવો ઘરે જ વીજ ઉત્પાદન કરો જરૂર પૂરતી વીજળી વાપરો અને વધારાની વીજળી વેચી વીજ બિલમાં રાહત તેમજ વધારાની આવક મેળવો સૂર્ય ઊર્જા રૂફટોપ યોજના સૂર્ય ગુજરાત। तो ब्रेक के बाद आगे की खबरों पर गौर करें।
तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जान से मारने की साजिश से जुड़ा एक पत्र मिला है और ओडिशा के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास नवीन निवास के पते पर 2 दिन पहले पत्र में उनको जान से मारने की साजिश रचे जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही पत्र लिखने वाले कुछ वाहन नंबरों का उल्लेख करते हुए यह भी दावा किया है कि इन वाहनों से नवीन पटनायक का पीछा किया जा रहा है। यह पत्र मिलने के बाद सीएम नवीन पटनायक की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम को जान से मारने की साजिश की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नवीन निवास के पते पर सीएम को संबोधित करने वाला हाथ से लिखा एक पत्र मिला था। इसके लिए उन्हें सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ ही AK-47 जैसे हथियार दिए गए हैं। पत्र लिखने वाले 70 कार के नंबर भी लिखे। तो पत्र में न केवल मास्टरमाइंड के नागपुर में रहने का दावा किया गया है, बल्कि उसकी कार के नंबर का भी उल्लेख किया गया है। पत्र मिलने के बाद हरकत में आए गृह विभाग ने DGP और पुलिस कमिश्नर को अलर्ट करते हुए जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने सीएम पटनायक के आवास, दफ्तर और यात्रा के समय रास्ते में सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश भी किया है। तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन अगर कोई शख्स कार में अकेले सफ़र कर रहा है तो क्या उसके लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करा और कहा है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं की गई है। यानी कि अगर कोई शख्स कार में अकेले सफ़र कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। दरअसल दिल्ली में अकेले गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त मास्क ना लगाने पर लोगों का 2000 का चालान काटा जा रहा है। इससे पहले चालान की राशि 500 रखी गई थी। तो कुछ वकीलों की चालान भी बंद गाड़ी में ड्राइव करते हुए किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें बंद कार में चालान काटने को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी गई थी। तो कैंटीन से लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या करीब 45 लाख है और सरकार के इस कदम से कोरोना वायरस महामारी के समय में कैंटीन के लाभार्थियों को इन सामानों को घर बैठे खरीदने की सुविधा मिलेगी। कैंटीन में जाकर खरीदने पर संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, जिससे बचाव हो सकता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार जवानों और अफसरों के साथ साथ सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने सफलतापूर्वक इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम भी बताया था। तो समारोह के दौरान पोर्टल के ट्रायल के दौरान दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर से बुक की गई कार और मोटरसाइकिल की डिलीवरी की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। तो कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद रहे थे। तो कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज शुक्रवार को एक और दौर की बातचीत हुई और आज की बैठक में भी बेनतीजा रहा। सरकार और किसान रहे और सरकार ने आज की बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। तो सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान सभी बेनतीजा रहे और रास्ता न निकलने देख सरकार ने किसानों से ये बात कही। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। सरकार ने आग्रह किया कि यदि इस किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प दे तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। और कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बैठक संपन्न हुई और 15 जनवरी को अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं विज्ञान भवन में बैठक शुरू होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक भी हुई थी। तो खालिस्तानी आतंकवादियों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन में भाग लेते देखा गया है। खालिस्तानी समर्थकों की ओर से गैर सरकारी संगठनों के जरिए बड़ी मात्रा में धन जमा किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल युवाओं को
उकसाने के मकसद से किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान समेत खालिस्तानी चरणपंथी संगठन पर विदेश में भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में नई एफआईआर दर्ज की है। पिछले महीने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान विदेश में भारतीय दूतावासों के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया था। एनआईए की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार भारत सरकार के खिलाफ जमीनी अभियानों और दुष्प्रचार के लिए भारी मात्रा में धन जमा किया गया है, जिसका मकसद लोगों को विदेश में भारतीय दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाना शामिल है। तो एफआईआर में नामित 3 आतंकवादियों गुरुपतवंत सिंह पन्नुत, परमजीत सिंह पम्मा और हरदीप सिंह निज्जर के नाम है, जबकि चौथे कॉलम में भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले अज्ञात आतंकवादियों का नाम भी शामिल किया गया है। तो खालिस्तानी आतंकवादियों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया है। गृह मंत्रालय के आदेश का जिक्र करते हुए एनआईए कहती है कि सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि सिख फॉर जस्टिस एंड लॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप गब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे संगठन भय और अराजकता का माहौल बनाने, साजिश कर लोगों में असंतोष पैदा करने तथा भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो देश की राजधानी नई दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ती नजर आ रही है और यहां पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क में कई कौवे मृत पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो पिछले 2 से 3 दिनों में वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग पार्क में कौवों की लाश उठाते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार की सुबह ही दावा किया गया था कि कई कौवे सुबह से मृत पाए गए हैं। तो पार्क में मौजूद सुपरवाइजर ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ही पार्क में हर सुबह कौवों की लाश मिल रही है, जिसे वो यही दफना देते हैं। और घटना सामने आने के बाद शुक्रवार की सुबह यहां 2 डॉक्टर भी पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ कौवों की लाश को जांच के लिए अपने साथ ले गए। तो डॉक्टर के मुताबिक इन कौवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मौत की वजह सामने आएगी। बता दें कि यह पार्क मयूर विहार फेज 3 में है। यहाँ बड़ी संख्या में कौवे आते हैं, इसलिए इसे कौवों का पार्क भी कहा जाता है। तो भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जवान को देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि सेना का यह पूर्व जवान कराची की एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए साल 2016 से काम कर रहा था। यूपी एटीएस ने एक अन्य आरोपी को गोधरा, गुजरात से गिरफ्तार किया है। तो एटीएस को मिली सूचना के बाद सौरभ शर्मा को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बिहुनी गांव के उसके पैतृक निवास से गिरफ्तार कर लिया गया है और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस बात का पता भी चला था। तो सौरभ शर्मा ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ जानकारी साझा करता था। उसने बताया कि वह साल 2014 में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया था। फेसबुक पर महिला डिफेंस जर्नलिस्ट के नाम से अकाउंट बनाकर शर्मा से बातचीत शुरू हुई थी। सौरभ शर्मा ने 2016 तक जानकारियां पाकिस्तान एजेंसी को दी और बदले में उससे पैसे भी मिलते थे। तो पहले चीन के साथ युद्ध अभ्यास, अब 140 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का टेस्ट। क्या पाकिस्तान है तो क्या हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है पाकिस्तान? ऐसे भी सवाल हो रहे हैं। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वैसे भी हर समय सिर्फ इसी फिराक में रहता है कि कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश नाकाम कर दी जाती है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।